वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमए हिंदी साहित्य के 3rd सेमेस्टर के पेपर के बारे में बताऊंगा। साथ ही इस वीडियो में मैं परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर संक्षिप्त चर्चा करूंगा। साथ ही एक आदर्श उत्तर कैसे लिखें, किस प्रकार के प्रश्नों का जवाब किस प्रकार देना चाहिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है, और ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा लिखकर ज़्यादा नंबर ले आएंगे, आप कम और सुगठित लिखकर भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो काम का लगे तो वीडियो देखने के बाद इसे लाइक ज़रूर करें। तो ये इन साहित्यकारों के विषय में आप जान गए होंगे। आपका जो पेपर का नाम है वो है आधुनिक हिंदी काव्य तथा उसका इतिहास। हम केवल इस पर आधुनिक हिंदी साहित्य के वो भी काव्य के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो आधुनिक काव्य है वो भारतेंदु युग से शुरू होता है। भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग आता है, फिर छायावादी युग, छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता, ये इस प्रकार आगे जो आधुनिक काव्य है वो चलता है। परंतु ये जो प्रश्न पत्र है इसका जो पूरा सिलेबस है वो एक वीडियो है, अलग से डला हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, एमए वाली प्लेलिस्ट में। तो मेरे चैनल पर डला है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं उस पाठ्यक्रम के बारे में या सिलेबस के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। यहाँ परीक्षा की दृष्टि से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो पहला क्वेश्चन है, साकेत के नवम सर्ग के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। देखिए, जब भी पूछा जाता है प्रकाश डालिए तब इसका तात्पर्य होता है कि आगे क्या पूछा गया है, साकेत के नवम सर्ग। तो हमें नवम सर्ग जो पाठ्यक्रम में है उसी के बारे में बात करना है। और काव्य सौंदर्य, देखिए काव्य सौंदर्य की जब बात होती है तब दोनों चीजें आती हैं। काव्य सौंदर्य में उसका भाव पक्ष भी आ जाता है काव्य का, और कला पक्ष भी आ जाता है। देखिए, जितनी भी जो कविताएं होंगी या काव्य पंक्तियां होंगी वो दो चीजों से आप समझिएगा, उसे दो भागों में बांटिएगा। जिस प्रकार हमारा शरीर होता है, शरीर में एक आत्मा होती है और एक शरीर होता है, इसी प्रकार काव्य में भाव होता है, और उस भाव को प्रदर्शित करने के लिए, यानी आत्मा है तो आत्मा को प्रदर्शित करने के लिए शरीर की आवश्यकता, तभी तो दिखाई देगा। यानी मूर्त रूप, एक है अमूर्त और एक है मूर्त। तो हम कह सकते हैं कि जो कविता होती है उसकी जो आत्मा होती है वो होता है भाव, यानी कवि क्या कहना चाहता है। इसमें साकेत में मूलतः हम अगर साकेत में कुल 12 सर्ग है, और साकेत आपको पता है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो इसमें हम किस पे बात करेंगे, भाव पक्ष की बात करेंगे। तो इसमें साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला जो कि लक्ष्मण की पत्नी थी, उनके विरह वर्णन या उनकी मानसिक या मनोदशा का वर्णन किया गया है। तब हमें इसमें काव्य की दृष्टि से क्या देखना है, भाव। तो भाव क्या है, उर्मिला की जो विरह वर्णन है उसका चित्रण करना गुप्त जी का भाव पक्ष है, या इसका भाव पक्ष है इस सर्ग का। और कला पक्ष क्या है, अब उस भाव को कवि कैसे दिखाएगा, भाषा के माध्यम से दिखाएगा। तब भाषा में रस, छंद और अलंकार, ये चीजें होती हैं जिनसे भाषा क्या होता है, मूर्त बनती है। यानी भाषा के रूप में ही तो विचार आएंगे। तो ये कौन सी बोली में है, खड़ी बोली में है कि ब्रज में है, ये तो भाषा हो गई। अवधि है, जो भी भाषा होती है, जैसे तुलसीदास जी की अधिकतर रचनाएं अवधि में है, सूरदास जी ने ब्रज में रचनाएं की हैं, है ना। और आपको पता है पहले यानी पूर्व में भारतेंदु युग में ज्यादातर जितने हमारे कवि थे उसमें उनकी काव्य भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी, है ना। वो तो फिर अब मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि किस प्रकार ब्रज भाषा काव्य में थी, और उसको अलग करके या धीरे धीरे समय के साथ साथ कैसे खड़ी बोली में काव्य रचनाएं की जाने लगी। दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। तो इसमें आप ये दिखाएंगे कि भाव और फिर कला पक्ष, यानी भाव पक्ष में दिखाएंगे कि इसमें इसके भाव क्या हैं, जैसे कि उर्मिला का विरह वर्णन है ना, उर्मिला का प्रेम है, लक्ष्मण के प्रति किस प्रकार का विरह है, ये आपका भाव पक्ष आएगा, भाव सौंदर्य आ जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं ये काव्य सौंदर्य में दोनों चीजें आ जाएंगी। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका भाव भी आ जाएगा और क्या आ जाएगी, कला भी आ जाएगा। कला में क्या क्या आ जाएगा, कला में आ जाएगा रस, छंद और अलंकार, ये दोनों चीजें आ जाएंगी आपकी।
ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं। अब कामायनी की, अगला प्रश्न है कामायनी के प्रमुख पात्र एवं उनके प्रतीकों के नाम लिखिए। कामायनी एक बहुत महाकाव्य है, ये महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। इसके लिए भी विस्तार से वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ बता रहा जा रहा है कि प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं उसमें मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है ना। तो मनु जो मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है ना। और आपको केवल नाम लिखना है, तो ये संक्षिप्त प्रश्न है तो केवल नाम ही लिखिएगा, उनको डिटेल नहीं देना होती, ये उत्तर लिखते समय याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गुप्त जी की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। देखिए, जब मैथिली शरण गुप्त जी की बात हो रही है, यहाँ पर काव्य भाषा पर प्रकाश डालना है, तब आप क्या करेंगे, तब आप भाव पक्ष पे नहीं जाएंगे, केवल भाषा पर जाएंगे। और केवल साकेत के संदर्भ में नहीं देना, क्योंकि प्रश्न में ऐसा नहीं लिखा है कि साकेत के संदर्भ में अपनी बात सिद्ध कीजिए। तब आप उनकी पंचवटी खंड काव्य को भी ले सकते हैं, उनकी रचना भारत भारती की भाषा भी ले सकते हैं, माने जो आपको आता है। जितना भी आपने गुप्त जी को पढ़ा है, गुप्त जी की जितनी रचनाएं पढ़ी हैं, उनकी काव्य भाषा पर आप प्रकाश डालिएगा। यानी पहले ब्रज में लिखते थे, फिर वो किसके संपर्क में आए, आप लोगों को पता होगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रेलवे में काम करते थे, उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ी, फिर उन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और सरस्वती पत्रिका के संपादन के बाद ये, क्योंकि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वो झांसी रेलवे स्टेशन में, झांसी रेलवे मंडल में कार्यरत थे। और आपको पता होगा कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, झांसी के पास चिरगांव में ही उनका जन्म स्थान है, यानी वहीं के निवासी हैं, तो उनके संपर्क में आए। जब दो व्यक्तियों को, यानी कहना चाहिए, जब जो व्यक्ति है ना किसी एक विचारधारा को लेकर बात करते हैं तो घनिष्ठ मित्र हो जाते हैं। हालांकि जो हमारे मैथिली शरण गुप्त जी थे, वे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे, और उनको गुरु मानने के बाद उन्होंने फिर ऐसे विषय पे लिखा। आपको ये भी पता होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि ऐसे विषयों पर लिखना चाहिए जिन पर नहीं लिखा गया है। जैसे राम कथा तो बहुत लिखी गई, लेकिन किसी ने सीता पर नहीं लिखा। लक्ष्मण पे भी लिखा गया है, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का क्या हुआ, उन पर किसी ने नहीं लिखा। तो फिर वो, तब उन्होंने ये साकेत की रचना की थी, और इसमें इतना महत्व उर्मिला को दिया है, वो उन्हीं की रचना। तो उनके गुरु कौन थे, मैथिली शरण गुप्त के महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये काव्य भाषा हो गई। काव्य भाषा में आप ये भी बता सकते हैं गुप्त जी की, तो उन्होंने कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है ना। और जैसे कि उन्होंने लगभग जितने भी आधुनिक अलंकार हैं उन सब का प्रयोग किया है ना। जैसे उत्प्रेक्षा वह देखो वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले, के भरत शत्रुघ्न हम ही दो मानो, फिर हमको आया प्रिय यहाँ तुम जानो। इसी प्रकार उनका प्रसिद्ध मुद्रा अलंकार है, करुण क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति कहे क्यों कोई। यहाँ पर श्लेष अलंकार भी है और मुद्रा अलंकार भी है। तो इस प्रकार हम अलंकार दे सकते हैं। किन छंदों का प्रयोग किया है ना, हरि गीतिका और चौपाइयों का भी काफी प्रयोग किया है इन्होंने। तो इसका उदाहरण दे सकते। देखिए, जब काव्य के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए, 2-4 पंक्ति जरूर आप याद कर लीजिएगा। बिल्कुल, जैसे आपको उदाहरण के लिए आपको गुप्त जी की ये पंक्तियां याद हो गई। कौन सी वाली, कहते हुए यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हो गए पूर्ण पंकज नहीं, ऐसा एक दोहा है उनका, उसको आप लिख सकते हैं, जो वो काफी प्रसिद्ध है ना। और अरुण संध्या को आगे ठेल, देखने को कुछ नूतन खेल। मतलब कहने का आशय है कि आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो कभी आपके अध्ययन में है, आपके पाठ्यक्रम में है, उनके कुछ वाक्य, उनकी कुछ पंक्तियां आप याद रखिए। जो आप उत्तर के साथ लिखेंगे तो उससे आपके उत्तर का क्या होता है, वेटेज बढ़ जाता है, कभी भी याद रखिएगा। और जैसे अभी मैं और भी पेपर के लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा गद्य में कैसे करना है। हम केवल काव्य की बात कर रहे हैं। काव्य सौंदर्य पूछा गया है तो आपको भाव पक्ष कला पक्ष दोनों लिखना है, तो ब्यूटी बहुत लंबी हो जाएगी, है ना।
तो जयशंकर प्रसाद के काव्य की विशेषता है। तो फिर अब जयशंकर प्रसाद को आपको फोकस करना है कि उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया है। जयशंकर प्रसाद जी भी पहले ब्रज भाषा में लिखते थे और कलाधर नाम से लिखते थे, है ना। बाद में वे खड़ी बोली हिंदी में लिखने लगे। क्यों? क्योंकि 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, और जैसे ही उन्होंने अपनी हाथ में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला, वैसे ही उन्होंने क्या करा, ब्रज भाषा की रचनाओं को छापना बंद कर दिया। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को बढ़ावा दिया, और ये मान के चलिए 1903 से लेकर लगभग 1923 तक 20 साल उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। और सरस्वती पत्रिका एक साहित्यिक पत्रिका थी, एक लिटरेचर मैगजीन थी, और उस समय जिस कवि की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छप जाती थी तो वो रातों रात समझिए साहित्य जगत का स्टार बन जाता था। इसलिए इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती थी सरस्वती पत्रिका, याद रखिए। तो उन्होंने क्या करा, ब्रज भाषा को द्विवेदी जी ने महत्व नहीं दिया और प्रेरित किया लोगों को खड़ी बोली हिंदी में लिखने के लिए। और आप जब पढ़ेंगे ना, जब आप और दूसरा पेपर पढ़ेंगे तो उनका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का खड़ी बोली हिंदी को मानक भाषा के रूप में, राष्ट्र भाषा के रूप में हिंदी को प्रतिस्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण विषय मैथिली शरण गुप्त के काव्य के भाव पक्ष पर पढ़ा है। तो आपको भाव पक्ष देना है कि उन्होंने ऐसे विषयों पर लिखा जो उपेक्षित पात्र थे, जैसे उर्मिला हो, है ना। उन्होंने जयद्रथ वध लिखा, यानी उन्होंने पौराणिक पात्र लिए। उन्होंने भारत भारती जैसी रचना भी लिखी। भारत भारती को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। तो राष्ट्र प्रेम भी है, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। आगे हम थोड़ा सा इनका संक्षिप्त परिचय भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको और स्पष्ट हो जाएगा। एक और प्रश्न आ सकता है, कामायनी एक महाकाव्य है, इसको सिद्ध कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे आप, पहले तो आपको कामायनी के बारे में पता होना चाहिए और महाकाव्य के बारे में पता होना चाहिए। तो महाकाव्य की 3-4 विशेषताएं होती हैं, संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ। पहली विशेषता क्या होती है कि महाकाव्य में मंगलाचरण होता है। महाकाव्य में एक नायक होता है जो धीरोत्तात यानी कुछ गुण हो, जिसमें वो जिसका हम कथा वर्णन कर रहे हैं ना, वो एक नायक के रूप में होना चाहिए, है ना। और उसमें खल वंदना भी होना चाहिए, वो सर्गबद्ध होना चाहिए, यानी अध्याय, सर्ग यानी अध्याय में बटा हो। तो कामायनी में सर्ग तो है 15 हैं, है ना, पर मंगलाचरण जैसा कुछ नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी उन्हें आधुनिक उस पर उसकी कसौटी पे कसा गया कामायनी को, है ना। जैसे हम पुराने, आपको पता हुआ रामचरितमानस तुलसीदास जी का, उसमें कांड कहते हैं, कांड उसको आप सर्ग मान सकते हो, है ना। बाल कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तरकांड इत्यादि जितनी कांड है, उसमें आपके एक नायक है राम, जो धीरोदात्त नायक हैं। और भी जो विशेषताएं एक महाकाव्य की, खल वंदना भी है उसमें, है ना, और मंगलाचरण तो है ही। तो ये सब विशेषताएं फिर उन्हें आधुनिक दृष्टि से सिद्ध करना पड़ता है, कामायनी महाकाव्य है। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। तो ये तो हमारे मुख्य जो पाठ्यक्रम में था कि प्रसाद जी की कामायनी है, और उसमें के भी 3 सर्ग थे, चिंता, श्रद्धा और एड़ा, ये 3 सर्ग। और मैथिली शरण गुप्त का जो महाकाव्य साकेत, उसका केवल 9वां सर्ग उर्मिला वाला, है ना, उर्मिला का विरह वर्ण, वही पढ़। इसके अलावा द्रुत पाठ में जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की कला पक्ष की विशेषताएं बताना है ना। तो रत्नाकर जी को, उनके बारे में आपको अध्ययन करना चाहिए। कला पक्ष से आशय क्या है, उनकी भाषा कैसी थी, उन्होंने किन रसों का प्रयोग किया, किन छंदों में अपनी बात रखी, यानी छंद के कौन से प्रयोग किए, किस प्रकार के छंदों में अपनी रचनाएं लिखी, और उन्हें कौन से अलंकार उन्हें जो थे वो प्रिय थे का क्या आशय है, यानी कि उन्होंने किस प्रकार के अलंकार अधिक लिखे, है ना। पद्माकर अलग है, ये रत्नाकर है, तो इनका पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि रत्नाकर जी का पूरा नाम क्या है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, एक लाइन में पूछ सकते हैं आपसे, है ना। तो जो द्रुत पाठ में है, तो आपको उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पढ़ लेना है। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा है, तो देखिए मीरा की क्या विशेषता है कि वो कृष्ण के प्रेम में क्या विरह है उनके, है ना, और वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो मीरा में भी क्या है, महादेवी जो वर्मा है, उनके काव्य में क्या है, उसमें भी विरह है। उनकी शादी हुई थी, बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी सांसारिक जीवन जो है वो ठीक से मतलब अपनाया नहीं,
उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति थी और उनके पति भी इस बात का उन्हें कोई दबाव नहीं डालते थे, वो अलग ही अलग रहते थे। और महादेवी वर्मा जी एक प्रकार से सात्विक ही रहीं। आपने देखा होगा अक्सर, अगर आप इंटरनेट वगैरह पे भी फोटो देखेंगे महादेवी वर्मा की, तो ज़्यादातर वाइट साड़ी में ही आप पाएंगे और बिल्कुल ना बिंदी आपको मिलेगी ना मंगल, मतलब साध्वी जैसा उन्होंने जीवन व्यतीत किया उनके पति के रहते हुए भी, है ना। और वो उनके भाव में भी था। उनकी रचनाएं देखिए आप, मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, कल उमड़ी थी आज बरस पड़ी, मैं बीन भी हूं तुम्हारी रागनी भी हूं, यानी उनमें क्या है, भावनात्मक रहस्यवाद है, भावनात्मक रहस्यवाद। और इस प्रकार आपको जोड़कर ये सिद्ध करना है कि महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा आ सकता है कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इस प्रकार उत्तर आपको लिखना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन के व्यक्तित्व में कृतित्व का वर्णन कीजिए। तो व्यक्तित्व कृतित्व दोनों पूछा गया है, इस पर टिप्पणी भी लिखने के लिए आ सकती है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का व्यक्तित्व में क्या आ जाता है, व्यक्तित्व में आ जाता है साहित्यकार का जन्म, यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म कहाँ हुआ, 18 दिसंबर, यानी 8 दिसंबर। आज 7 दिसंबर है, कल 8 दिसंबर, यानी कल बालकृष्ण शर्मा जी नवीन जी का जन्मदिन है। उनका 1896 में जन्म हुआ था। 1896-97 में भी एक महान छायावादी साहित्यकार का जन्म हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ढूंढ के बताइएगा किसका जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी है ना, इनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ था। वो हुआ था शाजापुर में, शाजापुर के पास, यानी शाजापुर जो जिला है उसमें एक मियाना नामक गांव है, वो इनका जन्म स्थान है। तो जैसे व्यक्तित्व में क्या आ जाता है, जन्म आ जाता है, घर परिवार आ जाता है, शिक्षा दीक्षा आ जाती है ना, ये आ जाता है एक व्यक्तित्व में। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का व्यक्तित्व। कई बार नवीन जी लिखकर आप पर पूरा प्रश्न पूछा जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की राष्ट्रीय काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से, है ना, प्राणों के लाले पड़ जाएं। इस प्रकार उनकी ओजवाणी थी। और जो नवीन जी का कृतित्व यानी किसी साहित्यकार का कृतित्व लिखना है, तो उन्होंने लेखन में क्या किया, कि वो अच्छी कहानीकार हैं या अच्छे कवि रहे, या कवि रहे तो उनका विषय क्या रहा। जैसे नवीन जी की हम बात करें तो नवीन जी कवि होने के साथ साथ कहना चाहिए वो लगातार एक पत्रकार भी थे। तो पत्रकार के रूप में, और वो जमाना ऐसा था जब अंग्रेजी शासन था, और आपको पता है क्रांतिकारियों का किस प्रकार से दमन किया जाता था। वो सब उनकी इस रचनाओं में। उनके संगी साथी में गणेश शंकर विद्यार्थी भी थे, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी भी थे। ये उन्हीं के समय के, समझिए कवि थे। तो इनका जो है प्रमुख, आपको कृतित्व में इनकी रचनाएं भी देना चाहिए जिसका भी आप लिख रहे हैं। जैसे महादेवी वर्मा जी के कृतित्व बोला जाएगा तो आपको फिर महादेवी वर्मा जी की रचनाएं पता होना चाहिए, है ना। नीरजा, रश्मि, निहार, यामा, काव्य की बात कर रहा हूं मैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कि सारी रचनाएं पता हो, लेकिन ये खास रचनाएं आपको, जैसे कुमकुम, अपलक, क्वासी, ना, हम बिस्पाई जन्म की, बहुत प्रसिद्ध हम बिस्पाई जन्म की, ये आपको पता होना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हरिऔध जी की व्यक्तित्व और कृतित्व। तो इसमें जैसे मैंने आपको शर्मा जी का यानी नवीन जी का व्यक्तित्व और कृतित्व बताया, इसी प्रकार आपको हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, प्रिय प्रवास। याद रखिएगा 1914 की है प्रिय प्रवास। उन्हें रस कलश, चुबदे चौपदे और चौखे चौपदे भी लिखा है। और प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हरिऔध जी हैं। याद रखिएगा, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हरिऔध जी हैं, और उनकी रचना प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अगला महत्वपूर्ण है भारतेंदु कालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन। देखिए आपके पाठ्यक्रम में क्या है, छायावाद तक प्रवृत्तियां हैं, इस 3rd सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो भारतेंदु काल, आपको पता, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारतेंदु काल से काव्य शुरू होता है। तो भारतेंदु काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं। देखिए प्रवृत्तियां लिखी हो तो उसे विशेषताएं समझिए। विशेषताएं प्रवृत्तियां एक ही चीज है। अब लिखने के लिए प्रवृत्ति में यानी आपको भारतेंदु काल की कविता में क्या दिख रहा है,
तो भारतेंदु काल की कविता में आपको दिखेगा अनुवाद, भारतेंदु काल की कविता में आपको दिखेगी समाज की व्यवस्थाएं, व्यंग, समाज में जो कुरीतियां थी। भारतेंदु युग के कवियों ने, खास तौर से भारतेंदु मंडल के कवियों ने अपनी वाणी दी है। भारतेंदु युग के कवियों में जो भारतेंदु मंडल है उसमें कौन कौन से कवि आते हैं? प्रताप नारायण मिश्र आते, बाल कृष्ण भट्ट आते हैं, है ना, और भारतेंदु स्वयं, भारतेंदु जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत कम अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने बहुत बड़ा नाम करके गए हैं और उन्हीं के नाम से पूरा काल पड़ता है। पर आपको पता है कि फिर द्विवेदी युग आ जाता है। द्विवेदी युग में आपके जो मैथिली शरण गुप्त हैं, प्रसाद जी की कुछ रचनाएं आ जाती हैं द्विवेदी युग की प्रारंभ में, तो उसकी प्रवृत्ति आ जाएगी, इतिवृत्तात्मकता आ जाएगी, द्विवेदी युग की विशेषताएं, यानी समाज सुधार, नैतिकता, अनैतिकता का प्रश्न ज्यादा हो गया था द्विवेदी युग में। और फिर छायावाद, तो छायावाद क्या है इसको आप याद कर लीजिएगा। छायावाद की एक दो परिभाषाएं इस प्रश्न में आना चाहिए। छायावाद की विशेषताओं को वर्णन करना है तो प्रमुख विशेषताएं होना चाहिए। नारी के प्रति सम्मान, प्रसाद जी की पंक्तियां लिख दीजिएगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल। या उनके आंसू का वो प्रसिद्ध गीत है, इस करुणा कलित हृदय में एक विकल रागिनी बहती है। इस प्रकार आपको कुछ पंक्तियां याद होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे देता हूं क्योंकि ये दो जो कवि हैं वो महत्वपूर्ण है। एक आपके मैथिली शरण गुप्त जी 1886 से 1964 तक ये राष्ट्र कवि कहलाते हैं और राष्ट्र कवि की उपाधि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी मैथिली शरण गुप्त जी को, याद रखिएगा। इनका जन्म 3 अगस्त 1986 चिरगांव झांसी के पास हुआ था उत्तर प्रदेश में और निर्माण 12 दिसंबर में इनका निधन हो गया था 1964 में। अब गुप्त जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई थी। इन्होंने अपने स्वयं के स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन कर लिया था, याद रखिएगा। और मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने ब्रज भाषा की कनकलता नाम से कविता लिखी थी, है ना, 12 वर्ष में। ब्रज भाषा में पहले ही लिखते थे, मैंने आपको बताया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महाकाव्य सबसे पहले साकेत जो 1937 में प्रकाशित हुआ, खंड काव्य यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, कावा और करबला, किसान, जब भारत, हुंकार, पृथ्वीपुत्र, शकुंतला, लीला और मिला, अर्जुन, विसर्जन इत्यादि। और कविता संग्रह क्या है? उच्छ्वास। पत्रों का संग्रह है पत्रावली, है ना। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। ये है हमारे जयशंकर प्रसाद जी, छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं। इनका जन्म जो है, ये एक प्रसिद्ध कवि रहे, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, कुछ कहिए, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मान के चलिए। इनका जन्म 30 जनवरी 1890 को काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए कहीं कहीं जो प्रसाद जी का जन्म है पुस्तकों में, अधिकांश पुस्तकों में 1889 यानी 1889 लिखा होगा, याद रखिए। जो 1889 है उसको करेक्ट करिएगा, 1890 है, ठीक है। और 30 जनवरी को जन्म हुआ था और महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी को, याद रखिए। हम शहीद दिवस मनाते हैं, बापू की उस दिन हत्या हुई थी 30 जनवरी को, और प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी को आता है, सन अलग अलग है। इनके पिता, प्रसाद जी के पिता का नाम बापू देवकी नंदन प्रसाद था। ये दान देने में विश्वास रखते थे और ये प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार से थे। देखिए ऐसा भी प्रश्न आता है परीक्षा में कि कौन जो है, लास्ट ईयर ही आया था प्रश्न, 3rd सेमेस्टर में 1 नंबर का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा कवि सुंगनी साहू परिवार से संबंध रखता है। तो सुंगनी साहू परिवार से जयशंकर प्रसाद जी रखते हैं। काशी में उनका एक्चुअली सुंगनी क्या, सूंघने से संबंधित है। इनके घर में तंबाकू का व्यापार होता था, जर्दा जिसे आप बोलते हैं, खैनी। और इनके पिता कलाकारों का बड़ा आदर करते थे और पूरा परिवार जो शिव भक्त था, बम बम भोले वाला। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में हुई थी और सिर्फ 7वीं तक पढ़े थे। हाँ जी, जयशंकर प्रसाद कक्षा 7वीं तक ही पढ़े हुए थे और बाकी की बाद में शिक्षा घर पर ही हुई। पहले कलाधर नाम से ब्रजभाषा में रचनाएं लिखते थे, लेकिन बाद में जब सरस्वती पत्रिका जो है वो खड़ी बोली हिंदी की कविताएं ही अपनी पत्रिका में छापती थी, तो सब धीरे धीरे जितने भी कवि थे
जो पहले ब्रजभाषा में लिखते थे बाद में खड़ी बोली हिंदी में लिखने लगे, तो अपने प्रसाद जी भी बाद में लिखने लगे। 15 नवंबर 1937 को 45 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। अब उनकी बहुमुखी की प्रतिभा के धनी तो थे ही, कवि के रूप में वे चित्राधार, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर और कामायनी। कामायनी इनका महाकाव्य है। ये प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। प्रसिद्ध नाटक लिखे इन्होंने। इनके नाटकों का विषय पूरा ऐतिहासिक रहा है। सज्जन, कल्याणी, परिणय, प्राश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सौमनी। ये स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सौमनी बहुत प्रसिद्ध नाटक। उपन्यास में इन्होंने कंकाल, तितली लिखी और इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास रहा, फिर इनकी मृत्यु हो गई। निबंधों में इनके काव्य और कला एवं अन्य निबंध हैं। कामायनी के बारे में थोड़ा परिचय देता हूँ क्योंकि सिलेबस में यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार देता हूँ मैं, थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको लगे कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो स्लो कर लिएगा, आपको जहाँ लग रहा है कि मैं धीमा बोल रहा हूँ तो उसको आप प्लेबैक में जाकर स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो, पर समझने के लिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो कामायनी के विषय में मैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। इतना तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कामायनी में जो है कुल 15 सर्ग हैं। सर्ग या अध्याय एक ही आप समझिएगा। पहला सर्ग चिंता है और 15वें सर्ग का नाम आनंद है। श्रद्धा इस महाकाव्य का तीसरा सर्ग है, याद रखिएगा। श्रद्धा जो है, चिंता पहला सर्ग है, श्रद्धा तीसरा और ईड़ा जो है 9वां सर्ग है। 3 ही सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है, इन्हीं की हम बात करेंगे। कामायनी में मुख्यतः 3 पात्र हैं। इसकी स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ कामायनी क्या है। कामायनी में मुख्यतः 3 पात्र हैं, आदि पुरुष मनु, श्रद्धा और ईड़ा। कामायनी थोड़ा शीर्षक के विषय में मैं आपको बता देता हूं। शीर्षक जो है कामायनी का, वो क्यों कामायनी है, इसकी जो नायिका आप समझ सकते हैं, प्रसाद जी ने नायिका है इस महाकाव्य की, वो है श्रद्धा। और श्रद्धा को उन्होंने काम गोत्रजा कहा है, यानी काम की पुत्री। काम की पुत्री होने के कारण कामायनी भी इसका नाम है, इसलिए ये मान के चलिए श्रद्धा और कामायनी एक ही है, और इसीलिए इसको इतना महत्व दिया गया है। अच्छा, आगे और क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जो मनु है ना, वो हमारे मन का प्रतीक है, और श्रद्धा किसका प्रतीक है, हृदय का, और ईड़ा है बुद्धि का। हमने देखा अक्सर कि हमारे ना जो मन विचलित रहता है कि हम दिल की बात माने कि बुद्धि की माने, है ना। ऐसा होता है ना, दिल की सुने या दिमाग की सुने। दिमाग कहता है हम ऐसा काम कर लें कि नहीं, जल्दी उठना चाहिए हमको, हमारा बुद्धि कह लो या कुछ भी कह सकते हैं। बुद्धि कहती जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, मन कहेगा नहीं, हृदय कहेगा नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ निर्णय ऐसे रहते जिसमें हृदय हावी रहता है कि नहीं, हमें कोई भी गलत कार्य नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारा हृदय कह रहा है। बुद्धि कहती नहीं, जब आपको जरूरत है तो झूठ बोल लो, है ना। तो ये द्वंद्व चलता रहता है ना। तो आपके अंदर कभी कभी खुद अंदर व्यक्ति बात करता है, वो अंदर जो बात कर रहा है वो क्या है, वो द्वंद्व किसका है, वो द्वंद्व आपका हृदय और बुद्धि का ही है। और इसी द्वंद्व को दिखाया इन्होंने कामायनी में एक प्रकार से। एक मनु के द्वारा मनुष्य की, एक आम आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, एक आम व्यक्ति, आम आदमी किस प्रकार के अपने ही अंदर इतने द्वंद्व लेकर चलता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे करना क्या है, उसे चाहिए क्या। अभी जब मैं आगे आपको थोड़ा संक्षिप्त में स्टोरी बताऊंगा मनु की, तब आप देखेंगे, या अलग से एक वीडियो है उसको आप देखिएगा, पूरी स्टोरी सुनिएगा। पर मैं आपको यहाँ सिर्फ संक्षिप्त में बताऊंगा कि आखिर मनु को पता ही नहीं रहता मनु चाहता क्या है। मनु एक प्रकार का पौराणिक पात्र है इसमें। तो प्रसाद जी का उद्देश्य इसमें क्या, मन के साथ हृदय और बुद्धि के द्वंद्व का इसमें विवेचन करना, यही कामायनी का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कामायनी का परिचय दे देते हैं। मानवता के कल्याण के लिए आनंदवाद और समरसता की स्थापना करना इस महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य है। इस लाइन को याद कर लीजिएगा आप एग्जाम के लिए। मानवता के कल्याण के लिए आनंदवाद और समरसता की स्थापना करना ही इसका उद्देश्य। और आनंदवाद का आधार क्या है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समन्वय। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि व्यक्ति डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसे चाहिए क्या। मनु आखिरी तक पता ही नहीं रहता मनु को कि उसे चाहिए क्या। कैसे, आपको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना, थोड़ी सी लंबी स्टोरी हो जाएगी, जिसको नहीं सुनना वो ये वाला पार्ट स्किप कर सकता है, और जैसे इंटरेस्टिंग लगे संक्षिप्त में सुन ले। विस्तार से एक अलग वीडियो है, उस पर आप देख लीजिएगा। संक्षिप्त में यह है कि प्रसाद जी ने जो कामायनी का कथानक लिया है वो किससे लिया है, वो लिया है उन्होंने एक हमारे जो हिंदू मैथोलॉजी है ना, पौराणिक हिंदू
क्या कहेंगे, मिथक कह सकते हो आप, है ना, जिसे इंग्लिश में मिथ कहते हैं। तो मिथक जो पार्ट है, ऐसा माना जाता है, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो हम मनुष्य हैं वो मनु के सब अवतार, यानी सबसे पहले किसने जन्म लिया, मनु ने। अब होता क्या है, ये भी हिंदू पुराणों के में दिया गया है कि कुछ मनवंतर होते हैं, यानी एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित समय के बाद क्या है, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती, कुछ नहीं बचता। आपने सुना आइस एज, पूरे जलमग्न हो जाएगी, पूरे फिर चारों ओर बर्फ ही बर्फ होता है, वो वाले स्टेज में सब कुछ नहीं बचता है। तब ऐसा होता है कि केवल एक व्यक्ति बचता है, मनु। मनु ही फिर क्या करता है, वो एक एक वनस्पति यानी पेड़ पौधे जो भी सारी जो एक पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर बीज नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब वही वाली बात होगी ना, पहले मुर्गी आएगी अंडा। अगर कोई पहला दुनिया में एक मैंगो ट्री हुआ तो ट्री तो कैसे हुआ, बीज से हुआ ट्री, या ट्री कैसे हुआ, मतलब आप पहले सीधा पौधा आ गया, उसके बाद उसमें आम आया, फिर आम की गुठली बनी, फिर एक गुठली से फिर पौधा हुआ, ऐसा हुआ। ये सोचो गुठली नहीं है तो फिर आम कहाँ से आया, वही वाली बात हो गई ना, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया। तो ऐसा कहते हैं कि मैं जो बता रहा हूँ ना सब यहाँ से आपको बताऊंगा हिंदू मान्यता के अनुसार। तो कहते हैं कि मनु ने एक एक सैंपल अपने इसमें रख लिए थे प्रकृति में, लेकिन ये जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी में कथा ली है, वो एक बताते हैं कि एक निश्चित समय के बाद एक हिस्सा जलमग्न हो गया। तो जो मनु है, मनु राजा थे किसके, सारस्वत नगर के। सारस्वत नगर सरस्वती नदी के किनारे था, तो सारस्वत नगर इनका डूब जाता है, प्रलय आ जाती, पूरा पानी पानी हो जाता है, और कहाँ पूरे हिमालय के पास कहीं ये इनकी नाव शायद टूट जाती है और वो चट्टान पे आराम करते हैं। वो सोचते रहते हैं अब मैं क्या करूं, मेरा तो सब लुट गया, मेरा राजपाट डूब गया है, मैं क्या करूं। फिर गांधार देश की राजकुमारी श्रद्धा आती है। श्रद्धा बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, ये इनसे बात करती है, श्रद्धा मनु में प्रेम हो जाता है। इसके बाद दोनों खुशी से रहने लगते हैं। श्रद्धा गर्भवती हो जाती है फिर, लेकिन अचानक पता नहीं ऐसे ही करते करते सोते समय श्रद्धा को छोड़कर मनु चले जाते हैं। उनका दिमाग मन ही नहीं लगता, बोले मैं कहाँ फंस गया हूँ, बोले इस चक्कर में। उसे सारस्वत प्रदेश की याद है, सारस्वत प्रदेश में जाते हैं मनु, जब तक वहां देखते हैं कि ईड़ा बुद्धि की बहुत तेज स्मार्ट लेडी, उससे ही शादी कर लेते हैं, वहीं राजपाट करने लगते हैं। यहाँ श्रद्धा सोचती रहती है, वो चूंकि गर्भवती रहती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम मानव रहता है। और मानव थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और अचानक एक दिन सपना आता है श्रद्धा को कि उसके पति जो मनु है वो खतरे में है, तो वो ढूंढने निकल जाती है मनु को, मानव को साथ लेके। मनु जो है श्रद्धा और मानव जो है श्रद्धा और मनु का पुत्र है। मानव को साथ लेकर श्रद्धा चली जाती, ढूंढते भटकते पहुंच जाती सारस्वत प्रदेश में ईड़ा से मिलती है। फिर ईड़ा से पूछती है कि मुझे ऐसा लगा मेरे पति कष्ट में है, तो ईड़ा बताती हाँ वो तो यहाँ अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ था, राजपाट भी था, मैंने फिर से नगर बसा लिया है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक फिर छोड़ के चले गए। तो फिर श्रद्धा क्या करती है, ईड़ा को अपना जो पुत्र है मानव उसको दे देती है, और खुद श्रद्धा ढूंढने निकल जाती है। तो ढूंढने निकलती वो कहाँ कैलाश पर्वत पर बैठे तपस्या कर रहे होते मनुवाद में, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या चाहिए। इसलिए कहा है उन्होंने कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। यानी जो हृदय और बुद्धि में जो समन्वय नहीं हो पाया ना, इस कारण ही पूरा मन खिन्न है। जिसने अपनी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी इच्छा क्या और हम कर क्या रहे हैं, हमारा मन कुछ क्या रहे हैं, हम है कुछ और, हमारा मन कुछ और चाह रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती कुछ दूसरा काम कर रहे हैं, तो फिर कैसे हमारा मन लगे, है ना। इसलिए क्या, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। प्रसाद जी की अंतिम पंक्तियां समझिए, अंतिम सर्ग की। अब मैं यह जो प्रश्न पत्र है ना, इसमें 3 आपको पद आएंगे, 3 में से कोई 2 पद करना होता है सामान्यतः। 8 अंक का होता है, कई बार 6 अंक का होता है, वो पेपर सेटर के ऊपर होता है कि कितने नंबर का। मैं सिर्फ यहाँ सैंपल रूप में आपको बता रहा हूँ कि आपको किस प्रकार लिखना है। उदाहरण के लिए ये जो पंक्तियां आई हैं, पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आनंद, किए है परिवर्तन में टेक। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, संदर्भ। संदर्भ लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसकी पंक्तियां हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कामायनी के
कामायनी से उद्धृत है, या फिर आपको ये भी पता है कि किससे है, तो कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। बस इतना लिखना है आपको, किसमें, संदर्भ में। तो आप में शब्दार्थ केवल आपको बताने के लिए मैंने लिखा है। पुरातनता यानी पुराना, निर्मोक यानी केंचुली, है ना, होल शेल, नित्य यानी हमेशा, टेक यानी सहारा। आपने संदर्भ लिख दिया कि यहाँ से ली गई है पंक्तियां, या तो साकेत की पंक्तियां आएंगी या कामायनी की पंक्तियां आएंगी, बस दो ही रचनाएं आएंगी आपको, तो किसी एक को अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रमुख प्रमुख। तो उसके बाद क्या, आपने संदर्भ लिख दिया, फिर प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग क्या होता है? प्रसंग की, देखिए चूंकि पंक्ति जो है ना बीच से आ रही है, इसके पहले का आपको पता होना चाहिए, इसके बाद का आइडिया होना चाहिए। तो प्रसंग में क्या आएगा, जब श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा मनु से मिलती है, मनु खिन्न है, मनु उदास है क्योंकि उनका सारस्वत प्रदेश उजड़ गया है, तब मनु को वही चीजें याद आती। फिर श्रद्धा उन्हें समझाती है, उनकी हताशा दूर करती है मनु की, कि मनु क्या कर रहे हो, बोले पुरानी चीजों को छोड़ो, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। वो कह रही ना, पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती न प्रकृति पले। बोले प्रकृति तो परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। अब वही सारस्वत प्रदेश नहीं है, सब जल प्लावन में सब चीजें बदल गई। देखो सारे पेड़ पौधे जल से नष्ट हो गए थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब जल प्लावन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। धीरे धीरे देखो नए नए पौधे जन्म ले रहे हैं, पौधे की कोपलें जो नई नई पत्तियां निकल रही हैं, नए नए फूल खिल रहे हैं, ये देखो परिवर्तन हो रही है, ये समझा रहे। तो प्रसंग में ये आएगा। और भाव संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, भाव संदर्भ में लिखेंगे पुरातनता का है निर्मोक, सहन करती न प्रकृति पले, यानी पुराने ढंग पे नहीं चलती, प्रकृति का नेचर है, प्रकृति हमेशा बदलती रहती है, और ये जो बदल रहा है ना, यही इसकी सुंदरता है, नित्य नूतनता का आनंद। तो प्रकृति के नए नए नयापन चाहिए उसको, रोज नयापन चाहिए, यही नित्य नूतनता का आनंद है, और ये परिवर्तन के सहारे होता है इसमें। फिर आप लिखेंगे कला सौंदर्य या कला पक्ष या भाषिक पक्ष। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रकृति परिवर्तनशील है, ये बताया गया है। जो आप विशेष लिखते हो ना व्याख्या में, तो आप उसे भाव सौंदर्य, कला सौंदर्य में, भाव सौंदर्य में व्याख्या आएगी और कला सौंदर्य अलग से लिखिएगा। पुरातनता का यह निर्मोक में रूपक अलंकार है, प्रकृति पल और नित्य नूतनता में अनुप्रास अलंकार है। इतना आप लिख दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट नंबर मिलेंगे। 6 है तो 5 तो पक्के मिलेंगे, कोई नंबर नहीं काट सकता। व्याख्या पंक्तियां आ गई, फिर आपने क्या लिखा, फिर आपने लिखा संदर्भ, फिर आपने लिखा प्रसंग, फिर आपने लिखी व्याख्या, और फिर कला सौंदर्य, भाषिक पक्ष या भाषा की विशेषताएं। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, आराम से देखिए, मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे दिए हैं, और आपकी एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। चैनल पर बने रहिए, और अगले पेपर में बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।